जिस बिरजू की वजह से पूरा गोकुल धाम पुलिस के रडार पर आ गया था, वो ऐन मौके पर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेकर चालू पांडे के सामने हाजिर हो गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब बिरजू 1 लाख की बजाय पूरे 1.5 लाख रुपए लेकर रोशन भाभी के सामने खड़ा हो गया। क्या रोशन भाभी इस एक्स्ट्रा 50,000 को रख लेंगी? वाशी के उस शोर शराबे से भरे फ्रूट मार्केट से, जहां हमारे गोकुल धाम के 3 महारथी भिड़े, पोपटलाल और सोढ़ी अपनी किस्मत और कलिंगड़ दोनों बेचने की एक नाकाम जद्दोजहद कर रहे थे। पोपटलाल, जिसकी अपनी शादी की कोई उम्मीद नहीं बची थी, वो आज इन कलिंगड़ों का रिश्ता तय करने में अपनी पूरी जान लगा रहा था। एक दुकानदार के पास जाकर उसने बड़ी उम्मीद से पूछा कि क्या वो कलिंगड़ खरीदेगा। दुकानदार ने पलटकर ऐसा खौफनाक बाउंसर फेंका कि भिड़े के तो तोते वहीं उड़ गए। उसने बड़ी रूखी आवाज में पूछा कि कलिंगड़ की जाति क्या है। अब भिड़े ठहरा उसूलों वाला मास्टर घबराकर और अपना पसीना पोंछते हुए बोला कि भाई साहब, हम तो जात पात बिल्कुल नहीं मानते, हम तो सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं। लेकिन उस बेरहम दुकानदार को किसी के उसूलों से कोई मतलब नहीं था। क्या ये तीनों इस बाजार से बेइज्जत होकर लौटने वाले थे? दुकानदार ने झल्लाकर उन्हें समझाया कि फलों की भी जातियां होती हैं, जैसे रन सरस्वती, आइसबेरी और अर्क ज्योति जैसी नस्लें बाजार में आती हैं। भिड़े ने अपना एक कलिंगड़ आगे किया, जिस पर एक छोटा सा हरे रंग का ऑर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन का बेहद जिद्दी स्टिकर लगा हुआ था। ये वही स्टिकर था जिसे पोपटलाल सुबह से अपने नाखून से खुरच खुरच कर निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे वो भद्दा लग रहा था, पर वो स्टिकर फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह टस से मस नहीं हो रहा था। दुकानदार ने उस कलिंगड़ को एक नज़र देखा और तुरंत उसे मिथिला नस्ल घोषित कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसने ऐसा करारा तमाचा मारा कि तीनों की उम्मीदें चूर चूर हो गईं। उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसका गोदाम पहले ही कलिंगड़ों से ठसाठस भरा पड़ा था। क्या इस निराशा भरे बाजार में इन तीनों की मदद करने कोई फरिश्ता आने वाला था? निराशा के उस खौफनाक सन्नाटे में, जहां ये तीनों अपनी कटी हुई नाक और सोसाइटी में होने वाली बेइज्जती के डर से अंदर ही अंदर कांप रहे थे, वहां अचानक एंट्री होती है एक सूट बूट पहने हुए जेंटलमैन की। इसका नाम था प्रेम प्रकाश। ये आदमी इन तीनों को देखकर ऐसे रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रहा था जैसे इसे कोई कलिंगड़ नहीं बल्कि कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने भिड़े के लटके हुए चेहरे को देखकर सीधा पूछा कि क्या वो मदद कर सकता है। सोढ़ी ने बिना एक सेकंड गंवाए अपना तुरुप का इक्का फेंका और बताया कि उनके पास पूरे 1.5 लाख रुपए के कलिंगड़ों का पहाड़ गोरेगांव ईस्ट की गोकुल धाम सोसाइटी में पड़ा है। प्रेम प्रकाश की चालाक आंखें 1.5 लाख का नाम सुनकर ऐसे चमक उठी जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। क्या ये अजनबी सच में उनकी डूबती नैया पार लगाने वाला था? सोढ़ी, जो जल्दबाजी में कुछ भी कर सकता था, उसने तुरंत 1 लाख में सारा सौदा पक्का कर लिया। प्रेम प्रकाश ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी जेब से कड़कड़ाते हुए 5,000 रुपए निकाले और एडवांस के तौर पर भिड़े के कांपते हाथों में थमा दिए। उन तीनों को लगा कि भगवान ने उनकी पुकार सुन ली है और सीधा आसमान से कोई फरिश्ता भेज दिया है। वो खुशी से उछलने लगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये फरिश्ता नहीं बल्कि यमदूत का कोई नया अवतार था, जो उनके लिए एक ऐसा जाल बुन रहा था जिसमें पूरी सोसाइटी फंसने वाली थी। गोकुलधाम पहुंचते ही इन तीनों ने ऐसा भयंकर जश्न मनाया जैसे इन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। रोशन भाभी खुशी से फूलकर कुप्पा हो गईं। पूरी सोसाइटी तालियां बजा रही थी और इन तीनों की जय जयकार कर रही थी। पोपटलाल अपना सीना चौड़ा करके ऐसे घूम रहा था मानो इसने दुनिया का सबसे बड़ा और नामुमकिन काम मुमकिन कर दिया हो। रात के 8:30 बजने वाले थे और हर किसी की नज़र सोसाइटी के मेन गेट पर टिकी थी, जहां से वो ट्रक आने वाला था। लेकिन तभी सोसाइटी के गेट पर एक गाड़ी रुकी और उस गाड़ी से जो उतरा उसे देखकर सबके चेहरों का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उनके शरीर से सारा खून ही सोख लिया हो। गाड़ी से कोई ट्रक वाला या मजदूर नहीं बल्कि खुद इंस्पेक्टर चालू पांडे अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ उतरे और उनके ठीक पीछे खड़ा था वही कलिंगड़ खरीदने वाला फरिश्ता प्रेम प्रकाश। सोढ़ी की तो जैसे आवाज ही हलक में फंस गई और उसके पैरों में कंपन शुरू हो गई। भिड़े हकलाते हुए बोला कि प्रेम प्रकाश जी तो अपने आदमियों को ट्रक के साथ लाने वाले थे, ये पांडे जी को क्यों ले आए? तब प्रेम प्रकाश ने अपनी वो खौफनाक और शैतानी मुस्कान छोड़ी और एक ऐसा राज खोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने बताया कि वो कोई आम व्यापारी नहीं बल्कि फूड इंस्पेक्टर है। पूरी सोसाइटी के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन पांडे जी ने अपनी कड़क आवाज में अगला जो बम फोड़ा उसने गोकुल धाम की नींव ही हिलाकर रख दी। आखिर पांडे जी क्या इल्जाम लगाने वाले थे?
पांडे जी ने अपनी पुलिसिया लाठी जमीन पर पटकते हुए ऐलान किया कि वो यहाँ कलिंगड़ खरीदने नहीं बल्कि उन्हें जब्त करने और इन सबको हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करने आए हैं। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस को एक खुफिया और पुख्ता टिप मिली है कि शहर में एक ऐसा ट्रक घुसा है जिसके हर एक कलिंगड़ में सेरीन यानी कृत्रिम मिठास वाले खतरनाक केमिकल के इंजेक्शन लगाए गए हैं। तारक मेहता ने अपनी सारी बुद्धि और तर्कों का इस्तेमाल करते हुए पांडे जी को समझाने की कोशिश की कि ये कलिंगड़ उनके नहीं हैं, लेकिन पांडे जी का पारा तो 7वें आसमान को चीर रहा था। उन्होंने एक एक करके सबकी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली और क्रूर बेइज्जती की जिसे सुनकर कोई भी शर्म से पानी पानी हो जाए। क्या ये बेइज्जती उन्हें जेल की सलाखों तक ले जाने वाली थी? तभी उस महाकलेश और चीख पुकार के बीच में एक दमदार आवाज गूंजी। वो आवाज थी उसी बिरजू की जिसके कारण ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ था। बिरजू भीड़ को चीरता हुआ बिल्कुल निडर होकर सामने आया और उसने सीना ठोककर कहा कि ये कलिंगड़ उसके हैं। पांडे जी ने उसे घूरते हुए कहा कि तुमने ये केमिकल वाले जहरीले कलिंगड़ यहाँ क्यों रखे? बिरजू ने बिना डरे तुरंत पलटवार किया और कहा कि ये कोई केमिकल वाले कलिंगड़ नहीं बल्कि एकदम नंबर 1 क्वालिटी के प्योर ऑर्गेनिक कलिंगड़ हैं। उसने तुरंत अपने पुराने थैले से कुछ मुड़े तुड़े कागजात निकाले और पांडे जी के हाथ में थमा दिए। ये कागज ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेट थे। लेकिन कहानी इतनी आसानी से कहाँ सुलझने वाली थी। पांडे जी ठहरे मुंबई पुलिस का सबसे शातिर और शक्की दिमाग। उन्होंने वो कागज देखते ही कह दिया कि वो कैसे मान ले कि ये सर्टिफिकेट असली है। कहानी एकदम उस खौफनाक मोड़ पर आ खड़ी हो गई थी जहां से गोकुल धाम का हर सदस्य सीधा जेल जाने वाला था। सबकी सांसें गले में अटक चुकी थीं, लेकिन तभी तारक मेहता की तेज नजर कलिंगड़ पर लगे उसी छोटे से हरे रंग के ऑर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन के स्टिकर पर गई। हाँ, ये बिल्कुल वही जिद्दी स्टिकर था जिसे पोपटलाल सुबह वाशी मार्केट में अपने नाखून से खुरच कर निकालने की कोशिश कर रहा था और वो टस से मस नहीं हो रहा था। तारक ने तुरंत पांडे जी का ध्यान उस स्टिकर की तरफ खींचा और बताया कि ये स्टिकर सिर्फ उसी असली फसल पर लगता है जिसका बाकायदा गवर्नमेंट लैब में टेस्ट होता है। लेकिन क्या पांडे जी इस स्टिकर की बात मानेंगे? पांडे जी अपनी आंखों को सिकोड़कर उस स्टिकर को गौर से देख ही रहे थे कि तभी उनके फोन की तेज घंटी बज उठी। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि पुलिस हेडक्वार्टर का सीधा कॉल था। फोन रखते ही पांडे जी के चेहरे के हाव भाव ऐसे एकदम से बदल गए जैसे किसी ने उनके ऊपर अचानक से बर्फ का ठंडा पानी डाल दिया हो। पांडे जी ने अपने स्टाफ की तरफ देखकर राहत भरी सांस लेते हुए कहा कि जिस असली केमिकल वाले कलिंगड़ के ट्रक की उन्हें सुबह से तलाश थी वो अभी अभी कुर्ला मार्केट में रंगे हाथों पकड़ा गया है। गोकुल धाम वालों ने ऐसी गहरी राहत की सांस ली मानो उन्हें फांसी के तख्ते से ऐन मौके पर वापस उतार लिया गया हो। आखिरकार उनकी जान में जान आई। पांडे जी ने तुरंत अपने उस रौद्र और गुस्से वाले रूप को समेटा, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाए और तारक मेहता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। जाते जाते वो अपने चिर परिचित अंदाज में ये भी कह गए कि केस तो बनता था पर सॉल्व नहीं हुआ और अब आप लोग बिना डरे आराम से इन कलिंगड़ों का जूस पीजिए। पुलिस की गाड़ियों के सायरन दूर होते ही सोढ़ी ने जोश में आकर अपनी पूरी ताकत से वो नारा लगाया जिसने पूरे गोकुल धाम को ऊर्जा से भर दिया। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।